सॉल्यूशन चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और देखो क्या लिखा हुआ है, मिसकंसेप्शन ऑफ वेपर प्रेशर। जी हाँ, वेपर प्रेशर जो आपने सीखा है, जो आपको आता है, जो आपको सिखाया गया है, उसमें काफी कमियां हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो वो कमियां दिखाई दे जाएंगी, आप स्वीकार करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, ये टर्म आपने सुनी भी नहीं होगी और इनके बिना वेपर प्रेशर पढ़ाया ही नहीं जा सकता। क्या लिखा है मैंने बोर्ड पर? जी का मतलब है गिब्स एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जिसे म्यू भी कहते हैं, यानी कि केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं, जिसे फ्यूगेसिटी भी कहते हैं। और इन तीनों टर्म्स गिब्स एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, केमिकल पोटेंशियल और फ्यूगेसिटी का एक ही मतलब है। क्या मतलब है? एक मॉलिक्यूल की अपनी फेज को चेंज करने की टेंडेंसी। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो वेपर में जाने की कितनी टेंडेंसी है? ज्यादा टेंडेंसी है, तो हम कहते हैं कि केमिकल पोटेंशियल ज्यादा है लिक्विड से वेपर में जाने का। और अगर मान लीजिए वो लिक्विड से वेपर में जाने की टेंडेंसी कम रखता है तो हम बोलेंगे फ्यूगेसिटी कम है। फ्यूगेसिटी का मतलब होता है लीविंग टेंडेंसी। What is the meaning of fugacity? Leaving tendency of a phase। किसी फेज को छोड़ने की जो लीविंग टेंडेंसी होती है उसे हम फ्यूगेसिटी कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब हुआ। और यहाँ पर इसको हम एक रिलेशन से देते हैं। देखो, जी किसके बराबर होता है? जी नॉट प्लस आर टी एल एन एक्टिविटी के बराबर होता है, एल एन एक्टिव मास के। तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा? ऐसे ही म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन एक्स। यहां पर एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड है। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। ये वाली बात आपको थोड़ी देर याद रखनी है। मैं आपको बता दूं, म्यू तो है लिविंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्यूशन, म्यू नॉट है लिविंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि मैक्सिमम है, जो कि प्योर फॉर्म में है। ये प्योर फॉर्म में लिक्विड की ये प्योर फॉर्म में लिक्विड की लिविंग टेंडेंसी है। ये मिक्सचर में, ये सॉल्यूशन में लिविंग टेंडेंसी है और दोनों के बीच ये रिलेशन है। ठीक, वेपर प्रेशर पर जाने से पहले एक दो बात और कर लेते हैं। जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, उसी तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसीलिए जिस तरह का मैक्सवेलियन डायग्राम, स्पीड वर्सेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायग्राम पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में 11th क्लास में, गैसेस के लिए आता है, वैसे ही किसके लिए आता है? लिक्विड्स के लिए भी आता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम एक वेसल में किसी लिक्विड का सैंपल लें तो उसमें अलग अलग वेलोसिटी के, अलग अलग स्पीड के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत कम होगी, टेंडिंग टू जीरो होगी, तो कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, टेंडिंग टू इंफिनिटी होगी। कुछ मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड होगी। इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी एवरेज होगी। मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते रहते हैं, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए वेपर प्रेशर पर। जो डायग्राम आपने पहले देखा था वो मैक्सवेलियन स्पीड वर्सेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायग्राम था। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। मान लीजिए मेरे पास ये कोई क्लोज्ड वेसल है और इसमें एक लिक्विड है, तो जो बल्क में मॉलिक्यूल होगा लिक्विड का, उस पर यूनिफॉर्म फोर्सेस लगे होंगे, और जो ऊपर सरफेस या सरफेस के नियर अबाउट मॉलिक्यूल होगा उस पर क्या होंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। नीचे की तरफ तो फोर्सेस है लेकिन ऊपर अट्रैक्ट करने वाला कोई है ही नहीं। मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ले रहे हैं। कुछ की एनर्जी कम हो रही है, कुछ की ज्यादा हो रही है। जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो मॉलिक्यूल फ्यूगेसिटी अपनी बढ़ा लेते हैं,
वो मॉलिक्यूल अपना केमिकल पोटेंशियल बढ़ जाने की वजह से लिक्विड फेज को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। आया समझ में? नहीं आया? अरे जैसे ही यहाँ पर एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज्यादा हुई तो गिब्स एनर्जी बढ़ गई। कैसी गिब्स एनर्जी? लिविंग टेंडेंसी वाली एनर्जी। मैंने बताया ना, फ्यूगेसिटी मतलब लिविंग टेंडेंसी, केमिकल पोटेंशियल मतलब लिविंग टेंडेंसी। गिब्स एनर्जी बढ़ गई, फ्यूगेसिटी बढ़ गई, लिविंग टेंडेंसी बढ़ गई और अपनी पुरानी लिक्विड स्टेट को छोड़ने की मतलब टेंडेंसी बढ़ गई। यही फ्यूगेसिटी है। अब जो यहाँ वेपर फेज में मॉलिक्यूल गया वो बर्तन की दीवारों में टक्करें करेगा, ऐसे कोलाइड करेगा। कोलाइड करने से उसकी एनर्जी का ह्रास होगा, उसकी एनर्जी का लॉस होगा, उसकी एनर्जी कम होने लगेगी, उसका म्यू, उसका केमिकल पोटेंशियल कम होने लगेगा। तो उसकी वेपर फेज में भी रहने की टेंडेंसी कम होने लगेगी। वेपर फेज की म्यू कम होने लगी तो इसका मतलब लिक्विड फेज में जाने की म्यू ज्यादा होने लगी, तो वो म्यू अपना बढ़ा लेगा और लिक्विड फेज में वापस आ जाएगा। ऐसे ही मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जाएंगे, वापस वेपर से लिक्विड में आएंगे, ये प्रोसेस चलता रहता है। लिक्विड से वेपर में जाना इवेपोरेशन कहलाता है, वेपर से वापस लिक्विड में आना कंसंट्रेशन कहलाता है। कुछ देर के बाद यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है और इस इक्विलिब्रियम को नाम दिया जाता है फेज इक्विलिब्रियम, क्योंकि दो डिफरेंट फेज के बीच ये इक्विलिब्रियम है। लिक्विड और वेपर फेज के बीच ये इक्विलिब्रियम है। फेज इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग liquid state becomes equals to number of molecules living vapor state। यानी कि जब यहां पर फेज इक्विलिब्रियम आता है तो जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जाते हैं उतने ही मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में आने लगते हैं। इस कंडीशन को फेज इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब फेज इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए तो यहाँ एक मैनोमीटर लगाकर वेपर का प्रेशर नाप लो, मेजर कर लो, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो अगर वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी कुछ नई बातें बताने वाला हूं, कहीं जाइएगा मत, ये मत सोचना कि क्या पढ़ा रहा है। देखिए डेफिनेशन क्या हुई वेपर प्रेशर की। एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ऑन इट्स सरफेस एट फेज इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ये वेपर प्रेशर की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। अगर हम यहाँ से वेपर प्रेशर वाटर का मेजर करें तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज नोन एज एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, अभी जाइएगा मत, अभी और बताता हूँ। इंपॉर्टेंट बात तो अभी आने वाली है। पहली बात तो ये सुनो, वेपर प्रेशर केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर एक टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर गिवन है, दूसरे टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर निकालना है, तो इस वेल नोन आपके याद है ये इक्वेशन, इससे निकाल सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी होगी, इक्विलिब्रियम में पढ़ी होगी, KSP, KP, KC, रेट कांस्टेंट और अब वेपर प्रेशर, सब इसी इक्वेशन से निकाले जाते हैं। बस यहाँ डेल्टा H वेपराइजेशन आ गया। अब अगर वेपर प्रेशर आया है तो अकॉर्डिंगली यहाँ अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तो उसमें यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी आता होगा और यहाँ रेट कांस्टेंट आते होंगे। तो ये और ये चेंज होते रहते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। खैर मुझे ये नहीं बताना था, मुझे तो ये बताना था कि जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड की अमाउंट पे डिपेंड नहीं
करता, जिस कंटेनर में रखा है उसकी शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कहने का ये है कि तू 500 ml वाटर इस बड़े से वेसल में लेकर वेपर प्रेशर निकाल, और 500 ml वाटर इस पतले से, छोटे से, लंबे से बर्तन में 500 ml वाटर लेकर वेपर प्रेशर निकाल। जितना यहाँ पर आएगा, माना P आया, उतना ही यहाँ पर भी आएगा P। जितना इधर उतना उधर P ही आएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंटेनर की शेप, साइज, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। अगर टेम्परेचर यहाँ भी T है, टेम्परेचर यहाँ भी T है, तो प्रेशर अगर यहाँ P आया था तो यहाँ भी प्रेशर P ही आएगा। भले ही इस बर्तन का वॉल्यूम 2V है, या मान लो चलो 4V है, और इसका वॉल्यूम केवल V है, वॉल्यूम से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है वेपर प्रेशर। ठीक, ऐसा जरूर हो सकता है कि यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा हुआ होगा, फेज इक्विलिब्रियम जल्दी आया होगा, और इसमें फेज इक्विलिब्रियम देर में आया होगा, लेकिन वेपर प्रेशर फिर भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर फेज इक्विलिब्रियम पे मेजर किया जाता है। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता हम वेपर प्रेशर की बात ही नहीं करेंगे। वेपर प्रेशर की बात ही इक्विलिब्रियम पे की जाती है, और क्योंकि इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में होता है इसलिए मैंने पहले ही सारे कंटेनर क्लोज किए हुए हैं, क्योंकि अगर खुला होगा सारा पानी उड़ जाएगा, बचेगा क्या? ठीक है, तो इसलिए वेपर प्रेशर चूंकि इक्विलिब्रियम पर आता है, उसी पे मेजर किया जाता है, तो दोनों बर्तन में वेपर प्रेशर सेम आएगा। या तू ऐसा कर, अभी रुक जाओ मेरे पास स्पेस नहीं है। अब दूसरी कल्पना करो कि 2 किलो वाटर इस क्लोज्ड वेसल में है, इसमें से 500 ग्राम वाटर निकाला, तो यहाँ पर अब कितना रह गया? -0.5 kg इक्वल्स टू 1.5 kg वाटर, और यहाँ कितना है? 0.5 kg वाटर। दोनों का टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है, लेकिन पानी की अमाउंट तो डिफरेंट है। पानी की यहाँ अमाउंट डिफरेंट है, यहाँ आधा किलो है और यहाँ 1.5 किलो बचा हुआ है। अगर अंडर द सेम कंडीशन मैनोमीटर लगाए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, तो यहाँ प्रेशर P आएगा। अगर यहाँ पर भी प्रेशर P आया था तो यहाँ तक कि एक बहुत अच्छे राइटर ने लिखा है कि अगर अंडर द सेम कंडीशन यहाँ से पानी की एक ड्रॉपलेट निकाल ले, एक सिंगल ड्रॉपलेट निकाल ले और उसको किसी वेसल में ले जाएं, तो उस एक ड्रॉपलेट का वेपर प्रेशर भी उतना ही आएगा जितना इसका आ रहा था, जितना 2 किलोग्राम वाटर का आ रहा था। ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एक ड्रॉपलेट ले गए तो एक ड्रॉपलेट से इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा, तो आपको बाहर से वेपर डालनी पड़ेगी, वाटर की बाहर से वेपर डालनी पड़ेगी, और कब तक डालनी पड़ेगी? जब तक कि फेज इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। जब फेज इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा तो आप मैनोमीटर अगर लगाएंगे तो वेपर प्रेशर अब भी P ही आएगा। तो पूरी कहानी, पूरी रामायण का सारांश ये है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है, बट प्लीज नोट वेपर प्रेशर इज नाइदर सरफेस फिनोमिना नॉर बल्क फिनोमिना, बट इट इज इक्विलिब्रियम फिनोमिना। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा हम इसकी बात नहीं करेंगे, और इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग liquid state and number of molecules living vapor state becomes equal, therefore vapor pressure comes same under different condition of volume and under different mass taken of liquid। जैसे यहाँ कोई भी लिक्विड लिया जा सकता है, अगर मास चेंज कर रहे हैं तो भी हमारा वेपर प्रेशर सेम आ रहा है, क्योंकि वो फेज इक्विलिब्रियम पर लिया जाता है।
तो आई होप आपको काफ़ी मदद मिली होगी, लेकिन अभी भी मत जाना, इम्पोर्टेंट बात बाकी है। तो एक बात और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो वेपर होती है, वेपर के ऊपर कोई भी गैसियस लॉ, आइडियल गैस लॉ नहीं लगता है। टेम्परेचर कांस्टेंट करके वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं, लेकिन बॉयल्स लॉ नहीं लगेगा। बॉयल्स लॉ में तो क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, वेसल का वॉल्यूम कुछ भी लो, अमाउंट ऑफ लिक्विड कुछ भी लो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर सेम आ रहा है। नो रिलेशन ऑफ सच टाइप V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ऐसा कोई रिलेशन नहीं आ रहा। तो ध्यान रहे, गैस के लिए पार्शियल प्रेशर या प्रेशर की बात होती है, लेकिन वेपर के लिए वेपर प्रेशर की, लिक्विड और सॉलिड के लिए वेपर प्रेशर की बात होती है। सॉलिड के लिए, हाँ सॉलिड के लिए भी आइस निकाल के देखो फ्रिज से, क्या उसकी वेपर बनती नहीं दिखाई देती है आपको? कम होती है लेकिन होती तो है, क्यों भाई? तो सॉलिड और लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर टर्म यूज होती है, और उसको ऊपर और उसके ऊपर कोई गैसियस लॉ लागू नहीं कर सकते, आइडियल गैस इक्वेशन वाला नहीं लागू कर सकते। हाँ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो जरूर वेपर पर लागू होता है, वो हम बाद में देखेंगे। चलिए अभी रुकिए 1 मिनट। अब यहाँ पर आ जाइए, एक बर्तन में मैंने प्योर लिक्विड लिया है यानी कि सॉल्वेंट लिया है, दूसरे में इसका सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन है लिक्विड और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? माना प्योर का P0 है और सॉल्यूशन का PS है, तो सब जानते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है अगर सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है तो। और इसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं किताबों वाले और ज्यादातर टीचर, वो सुन लो। सब कहते हैं कि यहाँ पर पहले केवल वोलेटाइल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे जो ज्यादा क्या हो रहे थे, वेपोराइज हो रहे थे, और इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा था। लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के साथ साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी आने लगते हैं, यानी कि सरफेस पर किसकी सरफेस पर, सॉल्यूशन की सरफेस पर वोलेटाइल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी आ जाते हैं, नॉन वोलेटाइल के भी आ जाते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं कह चुका हूं वेपर प्रेशर इज नॉट ए सरफेस फेनोमेना, सरफेस से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक, सरफेस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम हो गए तो क्या हुआ, या तो ऐसा कर, चलो इस कंसेप्ट को और समझाता हूं मैं। बर्तन बड़ा सा कर ले, अब उतने ही मॉलिक्यूल आ गए होंगे सॉल्वेंट के जितने इस यहाँ आए होंगे। मैं मानता हूं यहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, लेकिन मैंने सरफेस बढ़ा दिया, तो जितने मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के यहाँ थे उतने मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के यहाँ भी आ गए होंगे। क्या अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा होगा? नहीं, अब भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा। क्यों? अगर तुम ये कह रहे हो कि सरफेस पर नॉन वोलेटाइल आ गए और वोलेटाइल सॉल्वेंट कम हो गए, तो मैंने बराबर कर दिए, अब तो सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाता, लेकिन अब भी ज्यादा नहीं होता। क्यों? फिर से मेरी वही इक्वेशन पर आ जाओ, मेरी नहीं, साइंटिस्ट लोगों की इक्वेशन पर। अभी समझाता हूं क्या इक्वेशन थी, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस RT ln x। भूल गए क्या म्यू को? लीविंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये है मेन चीज, और उसका वेरिएशन यहां से दिया जा रहा था। अगर मेरा प्योर सॉल्वेंट गिवन है तो प्योर सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1, और म्यू बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, क्योंकि ln 1 0 होता है, तो म्यू कितना हो जाएगा म्यू नॉट, यानी कि
अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा, यानी कि लिविंग टेंडेंसी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मैंने म्यू नॉट का क्या मतलब बताया था, मैक्सिमम लिविंग टेंडेंसी ऑफ द स्टेट, मैक्सिमम एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक, और ये क्या है, ये प्योर की है और ये किसी भी सॉल्यूशन की है। अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन पर लगाऊंगा तो म्यू बराबर म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन एक्स, एक्स की वैल्यू अब क्या आएगी 1/3, 1/4, 2/3 ऐसे करके एक्स की वैल्यू आएगी। और अगर एक्स की वैल्यू ऐसे करके आएगी तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट माइनस आर टी, यानी कि कुछ माइनस होगा, माइनस होगा तो म्यू की वैल्यू, सॉल्यूशन के म्यू की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। अरे माइनस हो रहा है ना, तो सॉल्यूशन का जो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर है वो कम आएगा। ठीक, और यहाँ lnx 1 होता है प्योर सॉल्वेंट में, तो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट आएगा, मैक्सिमम आएगा। यहाँ म्यू नॉट से कम आएगा, अपनी मैक्सिमम से कुछ कम आएगा। इसलिए इस इक्वेशन से इसका आंसर दिया जाता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। ठीक, म्यू बराबर म्यू नॉट, म्यू लिविंग टेंडेंसी है, ये प्योर स्टेट की मैक्सिमम टेंडेंसी है। ठीक है, जब सॉल्वेंट प्योर है म्यू नॉट तो प्योर वाले से कम हो जाती है। म्यू और म्यू नॉट में कंफ्यूज मत होइए, म्यू नॉट मैक्सिमम के लिए यूज किया है और जो म्यू है, म्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है जो हम कैलकुलेट करते हैं। ये स्टैंडर्ड प्योर सॉल्वेंट का है और ये किसी भी सॉल्यूशन का है। लेकिन अगर मेरा सॉल्वेंट ही प्योर है तो म्यू और म्यू नॉट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इतना कंफ्यूज मत होइए। आई होप समझ में आया होगा। चलिए लेक्चर की समाप्ति की तरफ चलते हैं। वेपर प्रेशर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लिक्विड में ज्यादा है तो उस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, यानी कि लिक्विड को वेपराइज करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर एट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच ज्यादा है, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी वेपराइज करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और हम बोलेंगे वेपर प्रेशर उसका कम होगा, यानी कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल ये मेरा पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और मॉलिक्यूल्स का हो जाता है एसोसिएशन। ये मेरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें चिलेशन हो जाता है और मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल की तरह रहता है। तो यहाँ तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टीम वोलेटाइल है और पैरानाइट्रोफिनॉल कम स्टीम वोलेटाइल है। ठीक, ऑर्थो वाला ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो अकेला मॉलिक्यूल है, उड़ जाएगा। और ये पैरानाइट्रोफिनॉल का क्या हो रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पैरा वाले का ज्यादा है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये ग्लिसरॉल है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये इथाइल एल्कोहल है। ग्लिसरॉल में एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। इथाइल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, इथाइल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। वेपर प्रेशर का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल का वेपर प्रेशर इथाइलिन ग्लाइकोल से ज्यादा और इथाइलिन का वेपर प्रेशर ग्लिसरॉल से ज्यादा होगा। तो ये था वेपर प्रेशर का कंसेप्ट, जिसमें आपने, हालांकि आप थोड़ा कंफ्यूज भी हुए होंगे क्योंकि किताबों में अलग लिखा हुआ है, मैंने कड़वी सच्चाई बताई है जो फॉरेन राइटर्स में लिखी हुई है और कड़वी सच्चाई यही है। वेपर प्रेशर में आपने काफी कुछ सीखा, नई बातें सीखी। वीडियो आपको होपफुली पसंद तो आया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राउल्स लॉ,
आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और आखिर में वो सब जो सब कहते हैं। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए मेरे चैनल पे, जो आप करते नहीं हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।